1858 से 1905 तक के देश को देखें तो जो हमारा नेशनलिज्म था रूस कैसे हुआ, टू मीट द चैलेंज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, टू मीट द challenges of foreign domination। जो एक विदेशी आधिपत्य था, उस विदेशी आधिपत्य का एक जो कंट्रोल था, उसके चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो हमारा आधुनिक राष्ट्रवाद है, मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसी थी, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज थे, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट एमंग द इंडियन पीपल। तो एक बड़ी सामान्य सी बात क्या है कि जो हमारा आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो मॉडर्न नेशनल हमारा यूज हुआ, वह फॉरेन डोमिनेशन के चैलेंजेस के लिए हुआ। जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश रूल की, जो ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज थी, दे हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट एमंग द इंडियन पीपल। जो ब्रिटिश ने क्या कहा, द ब्रिटिश हैव कॉन्कर्ड इंडिया। अगर जो ब्रिटिश ने भारत का कॉन्कर्ड क्यों किया, टू प्रमोट their own interest, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया। तो द ब्रिटिशर्स हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड दे रूल्ड इट primarily with their purpose. They ruled India primarily with this purpose. उन्होंने भारत को रूल किया, भारत पर शासन किया प्राथमिक रूप से इस लक्ष्य से। लक्ष्य क्या था, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना। उन्होंने जो इंडियन का वेलफेयर था, they often subordinated इंडियन वेलफेयर तो ब्रिटिश के फायदे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत की जरूरतों पे, भारत के विकास कार्यक्रमों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस बात को इंडियन ने रियलाइज करना शुरू किया। ग्रेजुअली इंडियंस हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस। जो भारतीय थे उनको धीरे धीरे इस बात का आभास होने लग गया कि जो भी ब्रिटिश शासन हो रहा है, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज ओनली टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट। और उनके जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस, इट इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू दोज ऑफ लंकाशायर मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर डोमिनेंट ब्रिटिश इंटरेस्ट। ऑल दीज थ्री क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, उस समय भारत के समाज में तीन महत्वपूर्ण विभाग थे, तीन महत्वपूर्ण अंग थे। द पीजेंट, द आर्टिजन्स, द वर्कर्स। द पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ये तीन महत्वपूर्ण लोग थे, ये तीन महत्वपूर्ण ग्रुप थे, समूह थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे। यह एक बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे। तो जो भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग था, वो पीजेंट्स था, किसान थे, आर्टिजन्स थे, जो दस्तकारी करने वाले थे, या वर्कर्स थे, जो मजदूर थे। इन्होंने यह देखने की कोशिश की कि कोई पॉलिटिकल राइट और पावर हमारे पास है, एंड दैट वर्चुअली नथिंग वाज बीइंग डन फॉर द इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंप्रूवमेंट। उनके विकास के लिए यह सरकार कोई काम नहीं।
एजुकेशन डिड नॉट परकुलेट डाउन टू देम। जो शिक्षा थी वह इन तीन वर्गों के पास तक नहीं पहुंची। There were hardly any schools in villages, and the few that were there were poorly run। या तो कोई स्कूल नहीं थे, या अगर कुछ स्कूल थे भी तो वो बहुत ही इस तरह से चलाए जा रहे थे कि शिक्षा का कोई विकास और प्रसार नहीं हो। ऐसी कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी जो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंप्रूवमेंट कर सके। जो डोर्स थे, जो हायर एजुकेशन थे, जो हायर एजुकेशन के डोर्स थे, जो हायर एजुकेशन था, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से बंद थे। वो उच्च शिक्षा बिल्कुल प्राप्त। The doors of higher education were barred to them in practice। अब उन्होंने क्या पाया? What they have realized, ब्रिटिश पॉलिसी जो इंडिया है उसका एकमात्र लक्ष्य, only one motive of the British policy in India, only one guiding force for British policy of India, they were guided by the British capitalists at home। जो ब्रिटेन में ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे भारत में सारी की सारी पॉलिसीज बन रही थी। तो यह साफ साफ वो देख रहे थे कि जो ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी है उसका सारा का सारा लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को ध्यान में रखकर किया गया। और जो भारत की अपनी आर्थिक प्रगति वह लगातार बैकवर्ड हो रही थी, इंडिया अंडर डेवलप हो रहा था, और जो इंडिया के विकास के जो रास्ते थे उसको लगातार रोकने का प्रयास। दे कुड सी, वह साफ साफ देख रहे थे, ब्रिटेन वाज रिड्यूसिंग इंडिया टू द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनी, a source of raw materials for British manufacturers, for British industries, a market for British manufacturers, and a field for the investment of British capital। वह जो हमारा इस समाज का बड़ा वर्ग था वह देख रहा था कि जो भारत है वह एक इकोनॉमिक कॉलोनी के रूप में परिवर्तित, यह सिर्फ रॉ मटेरियल का सोर्स सप्लाई करता है, सिर्फ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। और हमारा बाजार, हमारा देश ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक मार्केट है और ब्रिटिश कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का एक इलाका है। धीरे धीरे they started realizing that so long as the imperialistic control of the Indian economy continued, it would not be possible to develop India, especially so far as industrialization was involved। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इशू पर ये कन्विंस हो चुके थे कि जिस तरह की प्रक्रियाएं, जिस तरह का कार्य ब्रिटिश एम्पायर कर रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज ब्रिटिश एम्पायर परस्यू कर रहा है, इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई पॉइंट नहीं दिखता है। पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस, तो पहला पार्ट क्या हो गया, जो हमारे कहते हैं लोग थे। दूसरा, जो पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस थे, पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस, जो दूसरा बड़ा वर्ग था, जो हमारे पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस थे, इन्होंने क्या देखा, व्हाट दे फाउंड, कि ब्रिटिश हैज अबंडन्ड ऑल प्रीवियस प्रॉमिसेस। जो ब्रिटिश ने पहले एक तरह की प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था, वादा किया था, ऑफ गाइडिंग इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, गाइडिंग इंडिया टुवर्ड्स
सेल्फ गवर्नमेंट, जो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की ओर गाइड करने का जो प्रॉमिस था, गाइडिंग इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की ओर जो गाइड करने का जो प्रॉमिस था, वह प्रॉमिस किसी भी तरह से किया नहीं जा रहा। जो पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस थे उस बात को महसूस किया कि ब्रिटिश ने सारे प्रोमिस को एबंडन कर दिए। जो बैंटिंग के समय में जो प्रोमिस चल रहे थे, जो उसके बाद लगातार ब्रिटिश बोल रही थी कि हम इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की ओर ले जाएंगे, वो सारे के सारे प्रोमिस छोड़ दिए, एबंडन कर दिए। ये मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स दे ओपनली डिक्लेयर दैट वी आर हियर टू ईस्ट इन इंडिया, कि हम भारत पे शासन करने के लिए आए। मोरओवर, instead of increasing the freedom of speech or the freedom of press, the government increasingly restricted व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इनकरेज करने के बजाय वह लगातार इस प्रयास में लग गए कि कैसे उसको कम किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और राइटर्स, इन्होंने डिक्लेयर किया इंडियंस टू बी अनफिट फॉर द डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियंस अनफिट फॉर डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिया है, जो इंडियंस है, वह डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट दोनों के अनफिट। जो ब्रिटिश राइटर्स है वो कहने लगे कि इंडियंस डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट दोनों के लिए अनफिट है। इन द फील्ड ऑफ कल्चर्स, इन फील्ड ऑफ कल्चर, जो हमने हमारे संस्कृति का फील्ड था, इन फील्ड ऑफ द कल्चर, द रूलर्स वेर इंक्रीजिंगली टेकिंग ए नेगेटिव एंड इवन होस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज। जो हायर एजुकेशन था and spread of modern ideas. हायर एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज के बारे में इनका जो दृष्टिकोण था वह निगेटिव हो गया। इंडियन इंटेलिजेंस, देखिए आप जब इस सवाल को हैंडल करें, एक एक सेक्शन को हैंडल करें। हम पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, 1858 से 1905 के बीच राष्ट्रवाद का विकास कैसे। अगर ये सवाल प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, हमेशा वो हर सेक्शन को कंट्रोल करता है। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक सेक्शन किसको समझा हमने, आर्टिजन्स, वर्कर्स, पीजेंट्स। दूसरा कौन समझा, पॉलिटिकल एंड एजुकेटेड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन इंटेलिजेंसिया, जो भारत का बौद्धिक वर्ग था, सफर फ्रॉम ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। The few Indians who were educated were not able to get employment, and even those who did find job, they discovered that most of the better paid jobs were reserved for the English middle and upper class people. जो देखते who looked Indians as a disgrace, वह भारतीयों को जो पहली बात तो हमारे पढ़े लिखे समाज को नौकरी मिली, जो नौकरी प्राप्त करता था वह देखता था कि उसी शिक्षा का आदमी जो विदेशी है वह उनसे बेहतर जॉब पा रहा है और बेहतर सैलरी पा रहा है। और जो वह लोग थे वह इंडियन को लूट डाउन करते थे, वह इंडियन के बारे में बहुत अच्छा विचार नहीं रखते थे, और सारी जो अच्छी नौकरियां थी उन नौकरियों को देखते थे कि वह उन ब्रिटिश मैन के लिए रिजर्व है।
those jobs were reserved for the English middle and upper classes who looked for India as a special posture for their son. अपने बच्चों के लिए वह स्पेशल posture, वह ग्रीन फील्ड के रूप में, वह एक ग्रीन फील्ड के रूप में देखते थे कि जो उनके बच्चों की संतति है उनके लिए यह प्राप्त है और वह उन्हीं के लिए कामयाबी। जो हमारा इंडियन इंटेलिजेंसिया था, उस इंडियन इंटेलिजेंसिया की यह बहुत बड़ी शिकायत थी कि जो जो जॉब्स हैं वो सारी की सारी जॉब्स किसके लिए रिजर्व है? वो रिजर्व है उनके लिए जो कि ब्रिटिश में रहते थे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी गई बात कि हमारे जो एजुकेशन जो लॉस था उसमें दो महत्वपूर्ण चीज देखी। एक तो हमारे यहाँ किसी तरह की विकास योजनाएं नहीं हो रही थी, हमारे शिक्षा का विकास नहीं हो रहा था, और ब्रिटिश ने यह डिक्लेयर कर दिया इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए और डेमोक्रेसी के लिए अनफिट होता है। जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट था, जो महत्वपूर्ण जॉब थे वह सिर्फ प्राप्त होते थे ब्रिटिश लोगों को, और जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत क्या जो अच्छी नौकरियां थी वह उनके लिए रिजर्व थी, ऐसा वो मान के चला करते थे। इंडियन एजुकेटेड जो भारत का शिक्षित वर्ग था, द इंडियन एजुकेटेड found that economic and cultural development of the country and its freedom for foreign control alone could provide them with better employment and opportunities। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जब तक भारत से ब्रिटिश आधिपत्य नहीं हटेगा तब तक न तो हमारा विकास होगा न हमको नौकरियां प्राप्त। तो उन्होंने यह उनके दिमाग में विकसित लगा, इट हैज बीन स्टार्टेड रोलिंग इन देयर माइंड दैट अनलेस अंटिल वी विल हैव द इंडिपेंडेंस वी कैन नॉट हैव एनी डेवलपमेंट फॉर पीपल। जो राइजिंग कैपिटलिस्ट था वह क्या देख रहा था? वह देख रहा था कि जो इंडियन नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, राइजिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वाज slow in developing a national political consciousness, but it too gradually saw that it was suffering at the hands of capitalism. Its growth was severely checked by the government, trade, direct taxation and transport policies. जो हमारा राइजिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास था वह लगातार देख रहा था कि भारत में हमारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश की नीतियां इस तरह की है, ब्रिटिश के टैक्सेशन और टैरिफ इस तरह के हैं कि वह हमारे अपने उत्पाद के विकास में अवरुद्ध हो। गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट थी और उसकी ब्यूरोक्रेसी थी वह फॉरेन कैपिटलिस्ट को फेवर करती। जो भारत में आ रहे थे अपने वास्ट रिसोर्सेस को अप्लाई करते, जो इंडिया का लिमिटेड इंडस्ट्रियल फील्ड था उस लिमिटेड इंडस्ट्रियल फील्ड में फॉरेन कैपिटलिस्ट एंटर करते और अपने कैपिटल को वहां पे इन्वेस्ट करते। इंडियन को इस कैपिटल में इन्वेस्ट करने का इंडियंस को इस कैपिटल में इन्वेस्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं दिया जाता। The Indian capitalists were particularly opposed to the strong competition from foreign capitalists। जो विदेशी पूंजी निवेश करने वाले लोग आ रहे थे, जो विदेशी पूंजीपति भारत आ रहे थे, उनकी प्रतिस्पर्धा में भारत की पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरकार की नीतियां इस तरह की थी कि भारतीयों को किसी तरह का प्रोत्साहन। In 1940s, many of the Indian industries demanded that all British investment in India be repatriated। 1940 के दशक में भारतीय उद्योगपतियों ने मांग की कि भारत में जितनी भी पूंजी निवेश
विदेश से की गई है, सब वापस की जाए। As a result of this intrinsic nature of foreign imperialism and of its harmful impact on the lives of Indian people, that a powerful anti-imperialistic movement rose and the development of rose in India. अब सवाल क्या हो गया कि अब देखिए सवाल क्या हो गया, उन कारणों का विश्लेषण करें जिन्होंने भारत में फॉरेन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में एक मूवमेंट को खड़ा किया, जो एक एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट ग्रेजुअली भारत में विकसित हुआ। उसके क्या था? यह मूवमेंट नेशनल था। व्हाई? बिकॉज, इस सवाल बड़ा अच्छा सवाल फिल्म का भी है, व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड ए नेशनल मूवमेंट? इट इज बीइंग कॉल्ड ए नेशनल मूवमेंट बिकॉज इट यूनाइटेड पीपल from different classes of section and the society, who sank their mutual differences to unite against common enemy. यह राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि समाज ने अपने अंदर के विभेद को, अपने अंदर के मतभेद को समाप्त करके एक शत्रु के खिलाफ, एक समेकित शत्रु के खिलाफ, एक कॉमन एनिमी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करना। अब कैसे नेशनल सेंटिमेंट ग्रो किया? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हाउ नेशनल सेंटिमेंट ग्रो, हाउ द नेशनल सेंटिमेंट ग्रो। जो नेशनल सेंटिमेंट है, national sentiment grew easily among the people. Why? Because India was united and welded into nation during 19th and 20th century. भारत में राष्ट्रवाद के विकास का प्रवाह तीव्र क्यों हुआ? How the national sentiment grew easily among the people because India was united and welded into nation during the 19th and 20th century. The British had gradually introduced a uniform and modern system of government throughout the country and thus united it administratively. एक ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड किया एडमिनिस्ट्रेटिवली, उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड किया। यह बहुत बड़ा योगदान है ब्रिटिश शासन का। तो अगर आप नेशनल सेंटिमेंट के व्यू करने में ब्रिटिश योगदान देखने का प्रयास करें तो जो उन्होंने, देखिए दो चीज है, एक आप इसको दो पार्ट में देखिए, आप सी टू पार्ट्स, हाउ नेशनल सेंटिमेंट डू, यू सी टू पार्ट नंबर 1, 19th and 20th century, 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंडिया was united and welded into nation. United, India was united and welded. भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित। नंबर 2, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, ब्रिटिश ने क्या किया? इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिफॉर्म एंड मॉडर्न सिस्टम। यह दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमको दिखती। तीसरी बात, the destruction of rural and local self-sufficiency of economy and the introduction of modern trade and industries of all India scale had increasingly made India's economic life a single goal. India's
इकोनॉमिक लाइफ एज ए सिंगल। जो ब्रिटिश ने भारत की रूरल और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को नष्ट किया और एक यूनिफॉर्म मॉडर्न ट्रेड और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का आर्थिक जीवन पहले जब ऐसा नहीं था तो एक क्षेत्र की समस्याएं दूसरे क्षेत्र को इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन उसके डिस्ट्रक्शन के बाद जो मॉडर्न सिस्टम का जो इकोनॉमिक्स सामने आया, उससे इंडिया एक तरह से एक होने लगा और इंडिया की जो इकोनॉमिक लाइफ है पीपल की वो आपस में इंटरलिंक्ड। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लोग रहते थे उनका जो आर्थिक जीवन है वह एक। तो लाइफ ऑफ द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, it it were closely linked with the lives of the countless citizens in rural India. And furthermore, the introduction of the railways, telegraph, and united postal systems had brought the different parts of the country together and had brought the different parts of and promoted mutual contact, especially among the leaders. तो जो हमारा वर्कर था और जो हमारा कैपिटलिस्ट था, मद्रास का, बॉम्बे का, कलकत्ता, वो आपस में क्लोजली लिंक्ड। जो काउंटलेस पीपुल थे हमारे देश के, उन लोगों का जीवन एकाकी हो गया एक। और जो हमारा रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम, इसका जो एक यूनाइटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इस यूनाइटेड सिस्टम के इंट्रोड्यूस का फायदा क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लोग यह एक साथ आ, जो जो देश के विभिन्न भागों के लोग थे वो सारे के सारे लोग एक साथ आ। तो जब लोग एक साथ आ गए, लोगों की समस्याएं एक हो गई, लोगों की विपदाएं एक हो गई, लोगों की हंसी एक हो गई, लोगों की खुशी एक हो गई, लोगों का जीवन आपस में नजदीक आने लगा, तो यह राष्ट्रवाद के विकास में सहायक। तो जिस तरह से जो हमारे देश के जो वर्कर्स थे, कैपिटलिस्ट थे, जब उनकी समस्याएं एक होने लगी, उनका म्यूचुअल कॉन्टेक्ट होने लगा, और जो हमारे नेता थे उनके बीच भी आपस में संबंध विकसित होना आरंभ। जब वेरी एग्जिस्टेंस, अब आप देखते हैं जो फॉरेन रूल का वेरी एग्जिस्टेंस क्या था, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉरेन रूल एक्टेड एज ए यूनिफाइंग फैक्टर। जो फॉरेन रूल था वह एक यूनिफाइंग फैक्टर था। जो फॉरेन रूल था, जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेन रूल, it has acted as a unifying factor. A result of this is from modern Western education and thought. जो 19वीं शताब्दी के मॉडर्न एजुकेशन थे और थॉट थे, उसने एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस को इम्पैक्ट किया। उनकी मॉडर्न रैशनल थिंकिंग को, उनके थॉट को उन्होंने इम्पैक्ट किया। जो मॉडर्न थिंकिंग थी उसमें विकास हुआ। तो जो एक 19वीं शताब्दी का एजुकेशन था, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन था, इस मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन में जो 19वीं शताब्दी का, जो 19th सेंचुरी का
मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन था। इस 19th सेंचुरी के मॉडर्न इंडियन एजुकेशन ने बहुत लोगों को प्रभावित किया। और जो जो रेशनल थॉट थे, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आउट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आउटलुक जो था वह सामने आने लगा। जो एक यह जो आउटलुक था, यह समाज के लोगों को जोड़ने में और समाज की दृष्टि को विकसित करने में सहायक हुआ। उन्होंने दे आल्सो स्टार्टेड स्टडीइंग एंड एडमायरिंग एंड इम्यूलेट द कंटेम्पररी nationalist movement of the European nations. Rousseau, John Stuart Mill, and other Western thinkers became their political guide. Mazzini, Garibaldi, and Irish nationalist leaders became their political heroes. These educated Indians were first to feel the humiliation of foreign subjection. अब एक सवाल क्या हो गया विलियम्स का कि सबसे पहले किसने फॉरेन सब्जेक्शन या ओपोजिशन को फील किया? ऐसा क्या होगा? एजुकेटेड इंडियंस। देखिए यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पकड़ नहीं पाते। एनसीईआरटी को लिखी, बिपिन चंद्रा ने लिखा है, सुनील सरकार ने लिखा है, भारतीय विद्यावन सीरीज ने लिखा है, सब ने लिखा है। तो ये अगर इस पर सवाल फिल्म्स का बनता है कि फर्स्ट किसने फॉरेन ह्यूमिलिएशन को फील किया, आंसर ए पीजेंट, आंसर बी आर्टिजन्स, ऑप्शन सी वर्कर्स, ऑप्शन डी एजुकेटेड इंडियंस, ऑप्शन एफ द कैपिटलिस्ट। आंसर क्या हुआ? द एजुकेटेड इंडियंस were first to feel the humiliation and foreign subjection. जो नेशनल मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट which was the product of the conflict of interest between Britain and India. Conflict of interest, conflict of interest. It was due to the conflict of interest between British and India. That system only enabled the educated Indians to imbibe Western thought and assume the leadership of the national movement and to give it a democratic and modern direction. तो अगला सवाल क्या हो गया कि जो नेशनल मूवमेंट है वह किसका प्रोडक्ट था? किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है? नेशनल मूवमेंट किसका प्रोडक्ट है? नेशनल मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, नेशनल मूवमेंट किसका प्रोडक्ट है? नेशनल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। इंडिया और ब्रिटेन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोडक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। द सिस्टम, दैट सिस्टम ओनली enabled the educated Indians imbibe Western thought and assume the leadership of the national movement and to give it a democratic and modern direction. जब ब्रिटेन और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने समझा इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम कैसे आगे बढ़े। तो उन्होंने इस बात को समझा, ये हमारी लीडरशिप समझा कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको एक डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न आउटलुक प्राप्त करना होगा। In fact, in the schools and colleges,
The authorities tried to inculcate notions of docility and severity of foreign rule. तो जो एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या कर रहे थे, अथॉरिटीज इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा फॉरेन रूल है उसके प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। जो नेशनल आइडियाज थे वेयर ए पार्ट ऑफ द जनरल स्पिरिट ऑफ द मॉडर्न आइडियाज। अथॉरिटीज जो थी वह इस बात की कोशिश लगातार कर रही थी कि भारत के लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था विकसित हो। लेकिन जो नेशनल आइडियाज थे, तो किस तरह के थे? नेशनल आइडियाज वर पार्ट ऑफ द जनरल मॉडर्न आइडियाज। इन अदर एशियन कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, मॉडर्न और नेशनल आइडियाज स्प्रेड कर रहे थे। इवन दो मॉडर्न स्कूल्स एंड एजुकेशन एंड कॉलेजेस existed on a much smaller scale. उन देशों में जहां पर भी मॉडर्न एजुकेशन और आइडियाज कम जा रहे थे वहां पे भी नेशनल आइडियाज का विकास हुआ। तो आप देखिए उस शताब्दी के दौरान एक विश्वव्यापी प्रसार होना आरंभ हो गया था नेशनल आइडियाज को लेकर। जो मॉडर्न एजुकेशन है, इट हैज क्रिएटेड ए सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कम्युनिटी ऑफ द आउटलुक एंड इंटरेस्ट अमंग द एजुकेटेड पीपल्स। मॉडर्न एजुकेशन ने एक यूनिफॉर्म आइडियाज को, एक यूनिफॉर्म थॉट प्रोसेस को शैक्षिक वर्ग में विकसित करना आरंभ कर दिया। द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। इस दिशा में अंग्रेजी भाषा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इट बिकेम द मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज। इट ऑल्सो बिकेम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भारत में बहुत सी भाषाएं, बहुत सी बोलियां, तो अंग्रेजी भाषा के प्रसार और विस्तार में क्या किया? इसने एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दिया और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के बारे में एक उत्साह प्रस्तुत किया। तो जो हमारा एजुकेटेड एडल्ट था इसके बीच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने थे। इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स, the Indians from the different linguistics of the country, they have come in together, and the English language has played a very important role. लेकिन इस पॉइंट को बहुत ज्यादा और एम्फसाइज करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद का विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी नहीं होती तो कोई रास्ता दिखता, अंग्रेजी ने उसको सुलभ हो किया, इसको और एम्फसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। After all, the Indians of the past also possessed a common language in the form of Sanskrit and little of Persian. जब अंग्रेजी नहीं थी तब भी तो कॉमन भाषा थी। अगर अंग्रेजी नहीं होती तो कोई भाषा विकसित होती। इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत और पर्शियन में हम पहले ये काम कर चुके हैं। इन फैक्ट इंग्लिश soon became a barrier to the spread of modern education of knowledge among the common people. इंग्लिश के साथ क्या दो चीजें देखिए, इंग्लिश के साथ दो पार्ट दिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यू सी टू पार्ट में देते थे। फर्स्ट पार्ट आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट आप प्रमोट भी कर रहे हैं कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई। लेकिन दूसरा पार्ट आप क्या बोल रहे हैं? इसको और एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर ये सवाल आप लिखते हो हमेशा दोनों लिखिएगा। फर्स्ट आप ये लिखिएगा कि इंग्लिश ने कॉमन लैंग्वेज की भूमिका का निर्वाह किया, उसका ये बट इट शुड नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। जब भारत में अंग्रेजी नहीं थी उस समय संस्कृत और पर्शियन एक कॉमन लैंग्वेज की भी सामने आ रही। इनफैक्ट इंग्लिश बाद में एक बैरियर बनने लगी, वह एक वॉल के रूप में आने लगी जिसने एजुकेटेड अर्बन पीपल को कॉमन पीपल से सेपरेट किया। अर्बन एजुकेटेड को सेपरेटेड और
अर्बन एजुकेटेड पीपुल को इसने कॉमन पीपुल से सेपरेट कर दिया। एक पार्ट आपने क्या देखा, इसने कॉमन लैंग्वेज के विकास में मदद की। आप दूसरा पार्ट क्या देख रहे हैं कि इसने एक बैरियर बनाया। जब जो कॉमन जो हमारे एजुकेटेड लोग थे उनसे आपने कॉमन आदमियों को अलग कर, खासकर रूरल एरिया। Consequently, it came about that modern ideas spread fast and deeper in many countries where they were propagated in thought with indigenous language. जिन कंट्रीज में इंडिजिनस लैंग्वेज में आइडियाज आगे बढ़ाए गए उनका स्प्रेड फास्ट हुआ। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं बढ़ाया गया, इसे शुरू के दौर में शुरू हुआ। जब गांधी जी का आगमन होता है आप तब देखेंगे कि लैंग्वेज में कैसा एक शिफ्ट आता है। In fact, so far as the common people of us were concerned, the spread of modern ideas occurred through the developing Indian languages, the growing literature in them, and most of all the popular Indian languages. आप देखेंगे जो बाद में हमारी मॉडर्न आइडियाज का, हमारे राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, उस विकास में बड़ा योगदान किसका है? हमारी कॉमन लैंग्वेज का, हमारी लैंग्वेज का। Large number of nationalist newspapers made their appearance in the second half of the 19th century. 1850 जो 19वीं शताब्दी का जो दूसरा हाफ है, 1850 से 1900 के बीच में आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर अपना अपीयरेंस करते हैं, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन देयर कॉलम्स the officials' policies were constantly criticized. The Indian point of view was put forward. The people were asked to unite and work for the national welfare. And ideas of self-government, democracy, industrialization, it were popularized among the people. The press also enabled the nationalist workers living in different parts of the country to exchange views with one another, and it has become a very cardinal point for the spread of nationalism. इस बात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी और देशी भाषाओं के संदर्भ में। राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्र के संदर्भ में अंग्रेजी भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने नेताओं के बीच में खासकर कम्युनिकेशन के रास्ते को खोला। इसलिए अंग्रेजी के इस योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन इसको और एम्फसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। जब अंग्रेजी भारत में नहीं थी तब भी भारत में कौन भाषा थी? पहले संस्कृत थी, फिर पर्शियन थी। इनफैक्ट अंग्रेजी ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में रोड़ा अटकाया, खासकर एजुकेटेड अर्बन पीपुल एंड रूरल पीपुल, जो हमारे आम जनता थी उसमें और अर्बन पीपुल के बीच में एक गैप बना, दो वर्ग विकसित। इसने मॉडर्न आइडियाज के स्प्रेड होने में उसने दिक्कतें बनाई। अगर हम 19th सेंचुरी का लेटर हाफ देखें तो लार्ज नंबर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर आए, तो वर्नाकुलर मीडियम में उनके कॉलम्स में अब आते हैं प्रेस की भूमिका। जो 19वीं शताब्दी का जो लेटर हाफ था उसमें जो प्रेस का विकास हुआ, उस प्रेस ने लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। अपने कॉलम्स में वो सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी ऑफिशियल पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को व्यू फॉर्म करते थे। People were asked to unite India and work for the national welfare. And ideas of self-government, democracy and industrialization was put forward. यह लोगों के बीच लोकप्रियता को प्राप्त कर। The press also enabled the nationalist workers living in different part of the country to exchange their views between one another. Some of the prominent nationalist newspaper are where were the
हिंदू पैट्रियट, एब्सोल्युटली हिंदू पैट्रियट। अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, सोम प्रकाश, संजीवनी इन बंगाल। आप इन नामों को गूगल करिएगा और इनके संपादकों का नाम लिख लीजिए। मैं कभी लिखा नहीं दूंगा, मैं आपको काम सौंप रहा हूं कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। कौन कौन से थे? हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, द बंगाली, द सोम प्रकाश एंड द संजीवनी। ये कहाँ थे? ये बंगाल में। अब देखिए आप कैसे कैसे तैयार करें, किस एरिया में कौन कौन थे? बंगाल, बंगाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? महाराष्ट्र में कौन से थे? उस समय राष्ट्रवाद का जो विकास था इन दो जगहों में ही ज्यादा हुआ करता था, बाद में ये पंजाब में हुआ। तो आप जब तैयार करें कि कौन कौन से समाचार पत्र थे, तो क्या हो गया? बंगाल में क्या हो गया? हिंदू पैट्रियट। तो एक सवाल क्या तैयार हुआ? इस एरिया में कौन कौन से समाचार पत्र थे? द अमृत बाजार पत्रिका, द अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, द अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर, बाजार, द पैट्रियट, द अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, द बंगाली। तो पैट्रियट, द बंगाली, द सोम प्रकाश, संजीवनी, द सोम प्रकाश। आप गूगल करके इनके एडिटर का नाम लिख लीजिएगा। ये कहाँ हो गए? बंगाल में। अब आते हैं महाराष्ट्र में, द राष्ट्रगोप्तर, द राष्ट्रगोप्तर। पहला क्या हो गया? द राष्ट्रगोप्तर, द नेटिव ओपिनियन, राष्ट्रगोप्तर, द नेटिव ओपिनियन, द इंदु प्रकाश, द राष्ट्रगोप्तर, द नेटिव ओपिनियन, द इंदु प्रकाश, द मराठा, द केसरी। आप ये भी लिखिएगा कौन सा किस भाषा में था। ये कहाँ हो गया? महाराष्ट्र। बेसिकली कहाँ थी ये? बॉम्बे। तो एग्जामिनर बॉम्बे भी देख सकता है तो महाराष्ट्र देख सकता है। तो आपने कहा समझा, एक बंगाल का, तो पहला बंगाल का हो गया, दूसरे हो गए बॉम्बे के, तीसरा मद्रास, मद्रास। ये सब सवाल आए हुए हैं कभी न कभी, अगर आप पेपर देखिए आपको सवाल मिल जाएगा। तीसरा क्या? मद्रास। मद्रास में कौन कौन थे? द हिंदू, मद्रास पहला क्या था? द हिंदू, द स्वदेश मित्रम, द स्वदेश मित्रम, द हिंदू, द स्वदेश मित्रम, द आंध्रा प्रकाशिका, द हिंदू, स्वदेश मित्रम, द आंध्रा प्रकाशिका, एंड द केरला, एंड द केरला पत्रिका। ये कहाँ पे थे? ये मद्रास में थे। यूपी में कौन कौन थे? द एडवोकेट, द हिंदुस्तानी एंड द आजाद। यूपी में आते हैं, यूपी में द एडवोकेट,
द एडवोकेट, द हिंदुस्तानी, एडवोकेट, द हिंदुस्तानी, और दूसरा था द आजाद। ये कहाँ हो गए? यूपी में। अब तीसरा आते हैं पंजाब में, द ट्रिब्यून, पंजाब। द ट्रिब्यून, पंजाब को बोलते थे द ट्रिब्यून। द अखबार आई आम, एंड कोहिनूर। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, इसमें से चार पांच नाम निकाल देंगे। ज्यादातर नाम कहाँ होंगे? ज्यादातर नाम होंगे पंजाब के, सॉरी, ज्यादातर नाम होंगे बंगाल के। बोल नहीं, कौन बंगाल का नहीं था। अब इसके साथ जो आपके समाचार पत्रों का विकास हो रहा था, जो समाचार पढ़ रहे थे, जो नेशनल लिटरेचर थे उस समय, जो समय के नेशनल, तो उस समय के नेशनल लिटरेचर थे, द नेशनल लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, essays, and patriotic poetry also played an important role in arousing the national consciousness. इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये किसमें थे? बंगाली। अब फिर उसको लैंग्वेज से सोचिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाली। लक्ष्मीकांत बरुआ, लक्ष्मीकांत बरुआ आसामी। विष्णु शास्त्री चिपुलकर, विष्णु शास्त्री चिपुलकर, मराठी। सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती तमिल। भारती हरिश्चंद्र, हिंदी। अल्ताफ हुसैन खाली, उर्दू। ये प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट राइटर्स थे उस समय। उसमें एक महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? इंडिया की रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट। जो हमारा अतीत का था, रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट। जो हमारे इंडियंस का जो मोराल था वो बहुत लो था। मेनी इंडियंस हैड फॉलन सो लो, उनका पास अपने कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और अपने अंदर कोई सेल्फ बिलीफ, और मानते थे हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम सेल्फ गवर्नेंस कर सकें। Many British officials and writers of that time continuously, constantly advanced the thesis that Indian had never been able to rule themselves in the past. Hindu and Muslims had always fought together for one another, and that Indians were destined to be ruled by foreigners, and that their religion and social life were degraded and uncivilized, and these factors making them unfit for democracy or even self-government. हमारा आत्मविश्वास लो था। किसी भी पराजित जन समुदाय का आत्मविश्वास लो होता है, दास्ता व्यक्ति को कमजोर करती है। हम उस समय बहुत कमजोर थे, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड राइटर्स थे वो लगातार यह कह रहे थे कि भारत अपने आप शासित कर नहीं, भारत हमेशा विदेशियों के द्वारा शासित किया गया। इनकी जो रिलीजियस और सोशल लाइफ है वो बहुत बेकार है, इज डिग्रेडेड, इट हैज नो स्टैंडर्ड, इट हैज नो एथिकल सेंस, दे आर अनसिविलाइज्ड and they are unfit for the democracy and self.
इसको काउंटर करने टू टैकल इट many of the nation's leaders tried to हमारे कई जो राष्ट्रीय नेता उस कोशिश की arouse the self confidence and self respect of the people इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए इस विचारधारा को पराजित करने के लिए इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए they started looking towards the cultural heritage of pride in cultural heritage and they have started referring to the Ashoka Vikramaditya. In this task they were helped and encouraged by the workers of the Europeans and Indian scholars to rediscover that national heritage, art, architecture, literature, philosophy, science, art. वो भारत की पहले की परंपराओं को, भारत के पहले के अवशेषों को, भारत की पहले की उपलब्धियों को उन्होंने देखना आरंभ किया और यह बताने की कोशिश की कि भारत का अतीत कितना प्रेरणादायी है। तो वे भारत के अतीत को, भारत की गौरव को उन्होंने प्रेरणादायी बताने की कोशिश आरंभ की। ये कहने की कोशिश की है कि भारत के हेरिटेज को इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो एंशियंट इंडियन हेरिटेज है इसके पास ग्रेट अचीवमेंट है, लेकिन by tendency to look upon only on the heritage of the ancient India while ignoring the achievements of the medieval period. It has created some problem in the long run, assimilated the people for the nation. A false sense of pride was produced which tended to prevent Indians from looking critically at their own society. This weakened the struggle against social and cultural backwardness and led many Indians to turn away from healthy and fresh tendencies and ideas of other peoples. आप किसी भी चीज को एनालाइज करिए, don't see from one point of view, you try to see from the both point of view. तो दूसरा महत्वपूर्ण इशू क्या है कि जो हमारे भारत में जो टेंडेंसीज हुई, अगर उस टेंडेंसी को देखें तो जो एक विकास आरंभ हुआ था हमारे हेरिटेज की परंपराओं को ग्लोरीफाई करने का, उसने नुकसान क्या किया कि हमने एंशिएंट हेरिटेज को बहुत ध्यान दिया लेकिन हमने मिडिवल आइडियाज को। दूसरा, हम जो एंशिएंट इंडियन की फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस, ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, इससे नुकसान क्या हो रहा था कि हम अपनी कुरीतियों के प्रति उतने जवाबदेह या उतने तरह क्रिटिकल नहीं होते। An important though secondary factor in growth of national sentiment in India was the tone of the racial superiority adopted by many Englishmen in their dealing with the Indians. जो रेशियल सुपीरियरिटी, हम आज इल्बर्ट बिल को आगे समझेंगे तो इल्बर्ट बिल क्या था, यह एक रेशियल सुपीरियरिटी थी कि भारतीय अंग्रेजों की मांगों में न्याय नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंडरी फैक्टर और प्राइमरी नहीं है। जो रेशियल सुपीरियरिटी थी जो कई इंग्लिशमैन अडॉप्ट कर रहे थे इंडियंस के साथ डील करते हुए, इसने हमारे नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ाने में मदद की। मेनी इंग्लिशमैन वेयर ओपनली इंसल्टेड इवन एजुकेटेड इंडियंस एंड समटाइम्स इवन इंसल्टेड। जो कई हमारे जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने ओपनली इंसल्ट किया इवन हमारे एजुकेटेड इंग्लिश को, एंड सो मेनी टाइम्स दे हैव इंसल्टेड देम, असॉल्टेड, उनका हमने अपमान किया।
ब्रिटेन के वायसराय के टाइम में 1876 टू 1880, ये राष्ट्रवाद के विकास में योगदान है लॉर्ड लिटन। ये सवाल कई बार आता है कि लिटन के समय में क्या क्या हुआ, रिपन के समय में क्या क्या हुआ, हम आगे उसको और स्पेल करेंगे। लिटन के टाइम में, लॉर्ड लिटन का टाइम क्या है, 1876 टू 1880। लॉर्ड लिटन के वायसराय के टाइम में द मोस्ट important duties on British textile import were removed. Import duty taken 1876 means during the time of Viceroy Lytton, most of the import duties most of the import duties on British textile imports were removed to please the textile manufacturers of Britain. Import duties, textile to appease British। अब देखिए इससे फायदा नुकसान क्या हुआ। अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो सामान विदेश से आपके देश में आता है उस पर आप टैक्स लगाते हैं। उससे क्या होता है, उस सामान की कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए सामान 100 रुपए, आपने उस पर 20% ड्यूटी लगा दी, तो सामान हो गया 120। भारत में वही सामान 100 रुपए, अगर आप ये 20% नहीं लगाओगे तो ये भी सामान 100 रुपए का है, ये भी सामान 100, तो क्या हो, इक्वल। अब मान लीजिए कोई सामान, अगर ये सामान 100 के बजाय 80 रुपए का होता, भारत का सामान 100 रुपए का, तो क्या हो गया, ये सामान सस्ता हो गया। अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, ये सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इम्पोर्ट ड्यूटी का फायदा किसको होता है, भारत की अपनी जनता का, भारत के अपनी उत्पाद करने में। तो आपने क्या किया, आपने ब्रिटिश टेक्सटाइल वालों को अपीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आपने टेक्सटाइल पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। This action was interpreted by Indians as proof of the British desire to ruin the small but growing textile industry of India। अब देखिए इसी चीज को राष्ट्रवाद के विकास से देखिए, जो लिटन ने टेक्सटाइल से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को अपीज करने के लिए, उसको भारतीयों ने कैसे देखा, इंडियन इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि ब्रिटिश शासन जो है वो स्मॉल ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समाप्त कर रहा है। इट क्रिएटेड ए वेव ऑफ एंगर इन द कंट्री एंड लेड टू वाइड स्प्रेड नेशनल एजुकेशन। दूसरा बस हो गया, आते सेकंड। सेकंड क्या हुआ, अफगान वॉर। सेकंड क्या हुआ, द अफगान वॉर। सेकेंड अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर लॉ, ये भी सवाल आ चुका है कि सेकेंड अफगान वॉर किसके समय में हुआ। अब आप देखिए ये सब सवाल क्यों आते हैं, सवाल के आने के रीजन ये है, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड अफगान वॉर, सेकेंड वॉर इन अफगानिस्तान, it has aroused vehement agitation against the heavy cost, the imperialistic war, heavy cost। इससे भारत का कुछ फायदा नहीं हो रहा।
भारतीय नाराज हो गए कि जो हैवी कॉस्ट आ रही है हमारे इम्पीरियलिस्टिक वॉर, जो यह वॉर लड़ा जा रहा है, जो साम्राज्यवादी युद्ध लड़ा जा रहा है, यह साम्राज्यवादी युद्ध बहुत भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहा है। और यह जो वॉर क्या था, वह इंडियन ट्रेजर पे, भारत के संपदा पे, भारत की निधि पर एक चोट पहुंचा था। आर्म्स एक्ट 1878 तीसरा। थर्ड, आर्म्स एक्ट 1873, 1878 में एक आर्म्स एक्ट आता, जिसने क्या किया, पीपल को डिसआर्म कर दिया। इट अपियर टू देम एज एन एफर्ट टू इमेस्कुलेट द एंटायर नेशन। भारतीयों को आर्म्स एक्ट के द्वारा आर्म्स रखने से रोक लगा दी गई, लेकिन जो ये आर्म्स एक्ट से आर्म्स से रोक भारतीयों को लगाई गई, उन्होंने उन लोगों को, जो इंडियंस को तो आर्म नहीं रख सकते थे, लेकिन यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस, इन पर यह इंपैक्ट नहीं कर रहा था। नो इम्पैक्ट ऑन देम बाय दिस लेजिस्लेशन। इंडियंस को तो आर्म्स रखने से आप रोक दिए, लेकिन जो यूरोपियंस थे और जो एंग्लो इंडियंस थे, उनको आर्म्स रखने से, और उनको आर्म्स रखने की पूरी तरह से छूट थी। तो ये क्या हुआ, यह भी भारत को एक भेद दिखाने लगा। तीसरा, चौथा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इसको पॉलिटिकल कॉन्शियस लोगों ने कंडेम किया, क्योंकि यह कोशिश की गई कि इंडियन सेंटिमेंट्स के, इंडियन के ग्रोइंग नेशनल इंटरेस्ट को, इंडियन के ग्रोइंग कॉन्शियसनेस को यह समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसलिए आया था, यह अमृत बाजार पत्रिका के लिए आया था, बंगाल। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, जैसे ही यह प्रेस एक्ट आया, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से इंग्लिश हो गई। सवाल आ चुका है, ये अमृत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्राइमरली किसके लिए है। 1877 में, पांचवा, 1877 में एक उन्होंने दरबार लगाया, दरबार है दिल्ली। दिल्ली में दरबार लगाया। उस समय एक बहुत बड़ी फैमिन के अकाल पड़ा हुआ था। जब कंट्री एक फैमिन से गुजर रहा था, लोग भूखों मर रहे थे, उस समय उन्होंने केयर नहीं किया, एक बहुत बड़ा भव्य दरबार लगाया। 1878 में ही, छठा, 1878 में ने सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने न्यू रजिस्टर किया, रिड्यूस कर दी एज ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 टू 19, 21 साल से 19 साल कर दी। 1871 में उन्होंने सिविल सर्विसेज एज कम कर दी। कितनी कर दी, 21 साल से उन्होंने 19 साल सिविल सर्विसेज की एज कर दी। The Indians now realize that the British had no intention of relaxing their near. The British has no interest for development of India at all. They wanted to control all higher grade of the service. They can help intensify discontent against the foreign. अब एक सवाल क्या हो गया कि क्लिंटन का इस राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान। हमने सवाल क्या क्या तैयार किया कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान। अब जो लिटन का योगदान था, इसको, इस स्पार्क को उन्होंने आगे बढ़ा दिया 1883 में।
रिपन के समय में, उसमें रिपन आ गए 1883 में। रिपन के समय में क्या है, इल्बर्ट, ये सवाल आ चुका है कि जब इल्बर्ट बिल आया था उसमें वायसराय कौन। तो जो लिटन के समय में राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, जो लोगों में से असंतोष आ रहा था, उस असंतोष को और स्पार्क किया बाय इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल की कॉन्ट्रोवर्सी से इसको और ज्यादा ईंधन प्राप्त हुई। रिपन ने लिटन को सक्सीड किया। अभी क्या था, व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी, दे ट्राइड टू पास ए लॉ। What is Ilbert Bill? Ilbert Bill, by Ilbert Bill, the British wanted or tried to pass a law to enable Indian district magistrates and session judges to try Europeans in criminal cases. Europeans in criminal cases. यूरोपियंस को क्रिमिनल केसेस ट्राई करने के लिए, तो क्रिमिनल केसेस में यूरोपियन पे सजा देने का, उन मामलों को सुनने का अधिकार इंडियंस को दिया जाए। It was a very meager effort to remove a glaring instances of the racial discrimination. Under the existing law, even Indian members of Indian civil services were not authorized to try Europeans in their courts. The Europeans in India organized a vehement agitation against the bill, which came to be known as the Ilbert Bill. जो इल्बर्ट बिल लॉ मेंबर के नाम पे आया, लॉर्ड इल्बर्ट बिल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया, जब ये एजिटेशन आया तो उन्हें इंडिया के कल्चर को, कैरेक्टर को एब्यूज करना शुरू कर दिया। दे डिक्लेयर्ड दैट even the most highly educated Indians were unfit to try Europeans. जो सबसे शिक्षित यूरोपियन है वह भी भारत के लोगों पर किसी भी तरह का, वो भी जो सबसे शिक्षित भारतीय है वह भी यूरोपियन के साथ ऊपर कोई न्याय नहीं कर सकता है। उनके पास शक्ति ही नहीं है कानून सुनने की। Some of them even organized a conspiracy to kidnap the viceroy and deport him to England. In the end, the government of India bowed before the Europeans and amended the bill to meet their deserve. और अब उनको जूरी के आधार पर किया जा सकता था। The Indians were horrified at the racial bitterness displayed by the critiques of them. Now here, the institutions has started emerging, which were predecessors of the Indian National Congress. Now we have seen the national movement from 1850 to 1875-80. Now in the next lecture, we'll see the predecessor of Indian National Congress and formation of the Congress. Thank you.